राजा बंसीलाल अपने घोड़े पर सवार अकेला जंगल में घूम रहा था। आहा, वाह 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 वाह, कितनी शांति है हमारे राज्य में। बस इसी तरह आगे भी ये शांति बनी रहे। तभी राजा एक आम के पेड़ के पास आता है, जहाँ जमीन पर कई सारे आम गिरे पड़े थे। अरे वाह, आम! आहा! तभी राजा अपने घोड़े से उतरकर जमीन पर पड़ा एक आम उठाता है, तो उस आम के पेड़ के अंदर से तेज रोशनी निकलती है। अरे, ये रोशनी कैसी? तभी रोशनी गायब हो जाती है और राजा के सामने एक नीले रंग का जिन्न खड़ा था। कौन हो तुम? महाराज, मैं एक जादुई जिन्न हूँ। क्या? जादुई जिन? जी महाराज, और मैं बहुत तकलीफ में हूँ और अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? मैं सदियों से एक चिराग में था, पर अचानक एक दिन एक आदमी ने मेरा वो चिराग चुरा लिया और मैं सालों से इस पेड़ में कैद होकर रह गया। अगर आप किसी तरह से मेरा वो चिराग ढूंढ कर यहाँ ले आएंगे तो मैं इस पेड़ से आजाद हो जाऊंगा। उस चिराग के बिना मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता। ओह, अच्छा ये बताओ, इसके बदले हमें क्या मिलेगा? आप जो चाहेंगे महाराज। मैं एक जादुई जिन्न हूँ, मैं आपको हर चीज दे सकता हूँ। मैं जीवन भर आपका गुलाम बनकर रहूंगा। ओह, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम तुम्हारा वो चिराग अवश्य ढूंढेंगे। तभी राजा अपने घोड़े पर बैठकर पास में ही अपने नगर में अपने बड़े से राजमहल में आता है, जहाँ राजा बंसीलाल का बड़ा भाई राजा धनराज अपने तख्त पर बैठा था। वहाँ राजा धनराज की पत्नी रानी सुमित्रा, महल का मंत्री और कई सारे सैनिक ये सब थे। राजा धनराज काफी दयालु राजा है। बंसीलाल, कहाँ गए थे तुम? अगर हमें वो जादुई चिराग मिल गया तो हम इस पूरे राज्य पर राज कर सकते हैं और अपने इस भाई राजा को अपना गुलाम बना सकते हैं। ये तो बहुत सही रहेगा। अब हम तो सैर पर गए थे बड़े भैया। मंत्री जी, नगर के हर निवासी के घर इस महीने राशन और पैसा पहुंच गया है ना? कोई छूटा तो नहीं है ना? नहीं महाराज, कोई नहीं छूटा। हमने सभी के घर पैसे और राशन दोनों अच्छे से पहुंचा दिए हैं। महाराज, नगर वासियों के प्रति आपका ये प्रेम देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है। आप वाकई में काफी महान राजा हैं। बिल्कुल सही कहा रानी साहिबा आपने। हमारे राजा जैसा दयालु कोई नहीं है। जब तक राजा साहब का राज इस राज्य में है, यहाँ का कोई भी निवासी कभी भूखा नहीं सो सकता। राजा धनराज हर समय नगर के गरीब निवासियों की सहायता करता था, इसलिए नगरवासी भी राजा धनराज को काफी मानते थे। बंसीलाल, तुम्हें भी अपने भाई की तरह दानवीर बनना है, हमेशा गरीबों की सहायता करते रहना है। जी रानी साहिबा। रात का समय राजा बंसीलाल महल के बाहर कुछ सैनिकों के साथ खड़ा था। हमारी बात ध्यान से सुनिए। इस राज्य में किसी एक व्यक्ति के पास एक नीले रंग का चिराग है। तुम्हें उस चिराग को ढूंढकर हमारे पास लाना होगा, और याद रहे, ये बात हमारे बड़े भाई राजा साहब को पता हरगिज नहीं चलनी चाहिए। समझ गए? हाँ, जी छोटे राजा साहब, सब समझ गया। सारे सैनिक वहाँ से चले गए। अब बस बहुत जल्द हम इस राज्य के बड़े राजा बन जाएंगे। बहुत हो गया ये छोटे राजा छोटे राजा, अब समय है बड़े राजा बनने का।
करीब 4 दिन के बाद सैनिक भोला को एक पीयूष नाम के व्यक्ति के पास वो नीला जादुई चिराग मिल जाता है। देखिए, ये चिराग मेरी पत्नी को जंगल में मिला था जब वो लकड़ियाँ काटने गई थी। ये तो सालों से हमारे पास है, पर आपको इस चिराग का क्या काम है? ये चिराग राजा साहब को चाहिए। इसके बदले में हम तुम्हें सोने के कुछ सिक्के दे देते हैं। तभी सैनिक भोला पीयूष को कुछ सोने के सिक्के देता है और सैनिक वो चिराग लेकर राजा बंसीलाल के पास आता है। आहा, बहुत खूब, बहुत खूब। तुमने आज हमें बहुत प्रसन्न किया है। अब आएगा असली मजा। जब हम करेंगे इस राज्य पर राज, हम होंगे अब बड़े राजा। तभी राजा बंसीलाल उस चिराग को लेकर उसी जंगल में आता है। तभी चिराग को देखकर वो जादुई जिन्न उस पेड़ से आजाद हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजा साहब। हमने तुम्हें आजाद कर दिया। अब वादे के अनुसार तुम्हें हमारी बातें माननी होंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जो हुक्म राजा साहब। राजा बंसीलाल उस चिराग को लेकर अपने महल में आता है। रात का समय राजा बंसीलाल अपने कमरे में उस चिराग के सामने बैठा था। जादुई जिन्न, बाहर आइए। तभी जादुई जिन्न उस चिराग से बाहर आता है। क्या हुक्म है मेरे आका? यहाँ हर कोई हमें छोटे राजा कहकर बुलाता है। हम चाहते हैं कि यहाँ हर कोई हमें ही बड़े राजा माने। हमारे भाई से ज्यादा लोग हमारी इज्जत करें। तभी जादुई जिन्न चुटकी बजाता है। ये लीजिए महाराज, आपका काम हो गया। अब यहाँ हर कोई आपकी ही इज्जत करेगा और आपको ही मान सम्मान देगा। अगले दिन राजा बंसीलाल अपने भाई के साथ महल में तख्त पर बैठा था। छोटे राजा साहब, हमारे खेतों में गेहूं की फसल बहुत ज्यादा मात्रा में आई है। क्या हम वो फसल हमेशा की तरह गरीबों में दान कर दें? ये सुनकर राजा धनराज दंग रह गए। क्या बात है मंत्री जी, आप आज हमें पूछने की बजाय हमारे छोटे भाई से क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि असली राजा तो यही है। हम इनसे ना पूछें तो किनसे पूछें? अरे वाह 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 वाह, जादुई जिन्न के जादू ने तो कमाल कर दिया। ये क्या बदतमीजी है मंत्री जी, हम इस राज्य के बड़े राजा हैं, बड़े राजा। मंत्री जी, हमारी फसल से एक भी दाना गरीबों में दान नहीं होगा। अब तक हमारे भाई ने जो भी नगर वासियों को दान में चीजें दी हैं, वो सारी चीजें नगर वासियों से छीन कर ले आइए, और अगर वो मना करें तो उन्हें सीधे सीधे मृत्यु दंड दे दीजिए। जो हुक्म राजा साहब। रुकिए रुकिए मंत्री जी, नगर वासियों से कुछ भी वापस नहीं लिया जाएगा। छोटे राजा का हुक्म सर आंखों पर। मंत्री वहाँ से चला जाता है। ये सब क्या हो रहा है? सैनिकों, इन्हें मारकर नगर से बाहर निकाल दीजिए, ले जाइए। तभी सारे सैनिक राजा धनराज को मार मार कर नगर से बाहर निकाल देते हैं। इधर राजा धनराज नगर से बाहर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था। हाँ, समझ नहीं आता अचानक से चीजें इतनी बदल कैसे गईं? अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। राजा बंसीलाल रोज नगर के निवासियों को परेशान करने लगा। नगरवासी राजा बंसीलाल के कहर से काफी परेशान हो चुके थे। एक दिन सैनिक भोला राजा बंसीलाल को कमरे में उस जादुई जिन्न से बात करते हुए देख लेता है। ओह, तो ये राज है छोटे राजा साहब का। तभी सैनिक भोला दौड़ते हुए जंगल में आता है। मुझे कैसे भी करके
बड़े महाराज को ढूंढकर राजा बंसीलाल का सारा सच बताना होगा, वरना राजा बंसीलाल पूरे राज्य को बर्बाद कर देगा। तभी सैनिक भोला राजा धनराज को तलाश करता है। उसे राजा धनराज एक छोटे से झोपड़े घर में बैठे दिखाई देते हैं। महाराज, भोला, तुम यहाँ? तभी सैनिक भोला राजा धनराज को उस जादुई चिराग और उस जादुई जिन्न के बारे में सारी बात बताता है। ओ, तो ये बात है। हाँ महाराज, और अब आप ये सब रोक दीजिए महाराज। हमारी बात सुनो भोला। उस जादुई चिराग को हमारे पास लेकर आइए। अब वो जादुई जिन्न ही हमारी सहायता कर सकता है। अगले दिन रात में राजा बंसीलाल अपने कमरे में उस जादुई जिन्न के सामने खड़ा था। महाराज, मैं एक जादुई जिन्न हूँ, मुझसे और बुरे काम मत करवाइए महाराज, वरना मेरा जादू हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चुप रहो तुम्हें हमारे हर आदेश का पालन करना होगा, समझे? हम इस पूरे राज्य को सोने का राज्य बनाना चाहते हैं, इसीलिए कल सवेरे तक ये पूरा राज्य सोने का राज्य बन जाना चाहिए। इतना कहकर राजा बंसीलाल बाहर चला जाता है। तभी जादुई जिन्न अपने चिराग में चला जाता है। तभी सैनिक भोला चुपके से उस चिराग को एक थैली में डालकर महल से बाहर चला आता है और राजा धनराज के पास आता है। हाँ महाराज, महाराज, इसी जादुई चिराग के अंदर वो जिन्न है। यह कल हमारा सारा राज्य सोने का बना देगा। तभी राजा उस जिन्न को बाहर आने के लिए कहता है, पर वो जिन्न केवल राजा बंसीलाल की ही आवाज से बाहर आता है। अब इसी तरह काफी समय बीत गया। हम इस राज्य को सोने का नहीं होने देंगे। हम ये चिराग ही तोड़ देते हैं। महाराज, 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 इसमें आपकी जान को खतरा है। हाँ, हो सकता है, पर मेरी जान मेरे राज्य से ज्यादा कीमती नहीं है। तभी राजा धनराज जोर से चिराग को जमीन पर मारता है और जिन्न गुस्से से बाहर आ जाता है। तुमने मेरा घर तोड़ने की कोशिश की, अब तुम्हें मारना होगा। तभी राजा धनराज उस जादुई जिन्न को सारी बात बताता है। जादुई जिन्न, मेरी बात सुनो। अब तुम ही इस राज्य को बचा सकते हो। मैंने जो किया सब सही करने के लिए किया। महाराज, आपका छोटा भाई बहुत कपटी है, उसने ही मेरे से आपकी ये दुर्दशा करवाई है। हाँ, जादुई जिन्न, तुम तो नेक दिल जिन्न लगते हो। तुम ये सब रोक दो, मेरे राज्य को छोड़ दो। मैं तुम्हें और बंसीलाल को सब कुछ दे दूंगा, बस मेरी प्रजा को छोड़ दो। तभी जिन्न राजा की बात मान जाता है और अपने जादू से सब पहले जैसा कर देता है। जादू का असर हटते ही राजा धनराज राजमहल में पहुंच जाते हैं। सेनापति, बंसीलाल को काल कोठरी में बंद कर दो, ले जाओ। ये सब मेरी बात सुनते हैं भैया। आपको यहाँ आपकी मौत लेकर आई है लगता है। सेनापति, मार डालो आज धनराज भाई साहब को। सेनापति बंसीलाल को थप्पड़ मारकर गिरफ्तार कर लेते हैं और सब कुछ पहले के जैसा हो जाता है। राजा धनराज अपने महल आकर पहले की तरह अपनी रानी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। पिताजी, मेरे रास्ते पे अगर आप भी आओगे तो मैं आपको भी मार दूंगा। पुत्र कालिया, तुमने कल हमारे मित्र वीरभद्र को मार दिया और आज मुझे मारने की बात कर रहे हो। सेनापति, राजकुमार कालिया को काल कोठरी में बंद कर दो। जैसे ही सेनापति कालिया को पकड़ने लगता है, वो आकार में बढ़ने लगता है और एक राक्षस में बदल जाता है। सेनापति, तुम क्या मुझे मारोगे? मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा।
कालिया देखते ही देखते सेनापति को मारकर खा जाता है और राजा रानी सैनिक सब वहाँ से भाग जाते हैं। पर ये हो क्या रहा है? राजा का पुत्र राक्षस कैसे बन गया? चलिए चलते हैं कुछ साल पहले के राज्य में। ये राज्य सदियों से खुशहाल था। राजा विक्रमादित्य अपनी रानी पद्मावती और 7 बेटियों के साथ सुखपूर्वक रहते थे। रानी पद्मावती जो एक नेक दिल जादूगरनी थी और अपनी जादुई शक्तियों को छिपाकर राज्य की सेवा करती थी, उनका ज्ञान और दया ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। रानी पद्मावती, चाहे हमें कभी कभी पुत्र ना होने की चिंता होती है, पर आपके और हमारी 7 राजकुमारियों के साथ हम बहुत खुश हैं। महाराज, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है कि पुत्र होगा या पुत्री। पुत्री भी पुत्र समान ही हमारा नाम रोशन करेंगी और राज्य की रक्षा करेंगी। जी महारानी। राज्य के दुश्मन ये बात जानते थे कि राजा को पुत्र मोह अभी भी है और वो इसका फायदा उठाना चाहते थे और राज्य को बर्बाद करके लूटना चाहते थे। पर जल्द ही राज्य पर बुरा साया पड़ा। एक दुष्ट जादूगरनी कालिका ने अपने छल से राजा विक्रमादित्य को मोहित कर लिया। राज दरबार में एक सुंदर स्त्री आती है। उसे देखकर सब मोहित हो जाते हैं। हे परम सुंदरी, आप कौन हैं? और आपको कभी देखा नहीं इस राज्य में। राजन, ये तो कोई अप्सरा लगती हैं, जो देवलोक से सीधा यहाँ आई हैं। हे परम प्रतापी राजन, मैं दूर जंगल में रहती हूँ और कल मेरे द्वार पर एक मुनि आए थे। वो आपके राजधर्म से बहुत प्रसन्न हैं और उन्होंने मुझे आपको पुत्र रतन देने की आज्ञा दी है। मंत्री जी, अपनी नई महारानी को उनका कक्ष दिखाइए और हमारे विवाह की तैयारियां शुरू करवाइए। राजा कलिका से विवाह कर लेता है और अब पद्मावती से दूर होने लगता है। 1 वर्ष बीत जाने पर भी जब कोई संतान नहीं होती तो राजा परेशान होने लगता है। महारानी कलिका, पुत्र का सुख अभी भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। हम परेशान हो गए हैं। महाराज, और ये मिलेगा भी नहीं। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? महाराज, क्षमा करें, क्योंकि हमने आपको मुनि की पूरी बात नहीं बताई थी, जिन्होंने मुझे आपके पास भेजा था। कौन सी बात? उन्होंने कहा था राजा को पुत्र तभी होगा जब राजन पद्मावती और 7 पुत्रियों को वनवास भेज देंगे। हमें माफ कर दीजिए, पर हम आपको बड़ी रानी से दूर नहीं करना चाहते। ये क्या मुश्किल है? पर ठीक है, पुत्र होते ही हम रानी और राजकुमारियों को वापस ले आएंगे। राजा अब रानी पद्मावती और 7 बेटियों को जंगल भेजने की तैयारी करता है। मुझे कालिका से पुत्र चाहिए। तुम और तुम्हारी बेटियां अब इस महल में नहीं रह सकती। महाराज, आप गलती कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके निर्णय को स्वीकार करती हूँ। रानी पद्मावती जानती थी कि राजा जादू के वश में है। उन्होंने चुपचाप 7 राजकुमारियों को लिया और बिना किसी विरोध के महल छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में जाकर रानी ने अपने जादू से छोटा सा महल बना दिया, जिसमें उनकी पुत्रियां आराम से रह सकें। अब मैं इस राज्य की रानी हूँ। मंत्रीगण, तुम सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करोगे। नई रानी कलिका ने पूरे राज्य पर कठोर कर लगा दिए और लोगों को सताना शुरू कर दिया। राजा उसकी कठपुतली बन चुका था और राज्य में अंधेरा छा गया। उधर रानी पद्मावती ने अपनी जादुई शक्ति की शिक्षा अपनी बेटियों को देनी शुरू कर दी और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने जंगल के बीचों बीच अपनी छोटी सी दुनिया बना ली। कुछ समय बाद जादूगरनी कालिका ने जादू से एक दानव पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कालिया था। वो पैदा होते ही अपनी माँ की तरह क्रूर और भयानक था।
कालिया बड़ी तेजी से बड़ा होता है और पूरे राज्य में आतंक मचाना शुरू कर देता है। मुझे और खाना चाहिए, और खाना। कालिया जल्द ही इतना अनियंत्रित हो गया कि वो अपनी माँ जादूगरनी कालिका की बात भी नहीं मानता था। राज्य की प्रजा दानव पुत्र और जादूगरनी के करों से त्रस्त थी। तभी एक दुखी नागरिक भागकर रानी पद्मावती के गुप्त ठिकाने पर पहुंचा। मेरे राज्य की ये दुर्दशा, अब समय आ गया है कि मैं अपनी शक्तियों का सही उपयोग करूं। माँ, हम आपके साथ हैं, हम सब मिलकर लड़ेंगे। मुझे वचन दो, तुम सब अपनी शक्तियों और एकता से इस राज्य को बचाओगी। कालिया, तुम अपनी माँ को मारोगे? तुम दोनों मेरी भूख हो, मेरा खाना मैं खाऊंगा। कालिया के हमले से बचने के लिए राजा और कालिका महल से भागने लगे। तभी रानी पद्मावती अपनी 7 राजकुमारियों के साथ वहां पहुंचती हैं। किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। राज्य के दुश्मन को यहाँ से जाना होगा, जिंदा या मुर्दा। ये बुढ़िया, ये मुझे रोकेगी, और अपनी ये 7 चींटियों के साथ। पद्मावती, पद्मावती, हमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। हमने अपने राज्य, अपनी बेटियों और तुम्हें बर्बाद कर दिया। हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। पद्मावती, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बचा लो। मैंने ही काले जादू से इस कालिया को जन्म दिया है। मुझे पता है, मैं तुम्हारी शक्तियों के बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। महाराज, क्षमा की बात हम बाद में कर लेंगे। पहले मैं राज्य को बचाऊंगी। मैं तुम्हारी माँ नहीं, इस राज्य की रानी हूँ, और ये मेरी सेना है, मेरी पुत्रियों की सेना। कालिया पूरी शक्ति से रानी पद्मावती पर हमला करता है। रानी पद्मावती अपनी जादुई ढाल का उपयोग करती है, लेकिन वो टूट रही होती है। तभी एक एक करके 7 राजकुमारियां अपनी शक्तियां माँ की ढाल पर डालती हैं। वो शक्तियां एक साथ मिलकर ढाल से निकलकर कालिया पर पड़ती हैं, जो कालिया को पूरी तरह से निष्क्रिय कर देती हैं। वो जमीन पर गिर जाता है और फिर हंसते हुए उठने लगता है। इसे देखकर सब परेशान होने लगते हैं। पुत्र कालिया, मैंने तुम्हें बहुत बड़ी काली शक्ति से बनाकर कुछ ज्यादा ही ताकतवर और घमंडी बना दिया है। पर रानी पद्मावती और महाराज विक्रम की संगत ने मेरे दिल में अच्छाई को पैदा किया है। तुम जितने भी ताकतवर हो, पर मैं तुम्हें बनाने वाली हूँ, और अब मैं तुम्हें और विनाश नहीं करने दे सकती। तभी कालिका अपने गले में पहनी मोतियों की माला को जोर से तोड़ देती है, जिसमें कालिया की जान छिपी होती है। नहीं, नहीं माँ, नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, नहीं। कालिया पल भर में भस्म हो जाता है और कालिका बहुत रोती है। कालिका, तुमने जो भी गलत काम किया, पर अंत में तुमने सही फैसला लिया, अपने कर्मों का प्रायश्चित भी किया। अब मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। तुम्हारी शक्ति प्रेम और सत्य से बनी है। रानी पद्मावती, तुम इस सिंहासन के असली हकदार हो। मुझे राज्य की सेवा करने का मौका दो, ताकि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकूं। महाराज, राज्य को अब एक सच्चे राजा की जरूरत है, जो अपनी गलतियां स्वीकार करे। राजा ने जादूगरनी कालिका को राज्य की सेवा के लिए उपयोग किया, लेकिन वो अब रानी नहीं थी। रानी पद्मावती और उनकी 7 वीर बेटियों ने राज्य में प्रेम, न्याय और समानता का शासन स्थापित किया।